रूस यूक्रेन जंग के आज 95 दिन हो गए, लेकिन युद्ध खत्म होने का कोई आसार दिखाई नहीं देता। उल्टे आलम यह है कि आने वाले दिनों में युद्ध और भड़कने की संभावना है। नमस्कार, मेरा नाम तुषार कौशिक। खबर यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को नए नए और घातक हथियार देने का फैसला कर रहे हैं और वहीं रूस ने भी अमेरिका को साफ और सख्त लहजों में यह समझा दिया, यह चेतावनी दे दी है कि रूस ने कहा कि अगर उसने यूक्रेन को हथियार दिए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इन सभी हालात को देखकर तो यही लगता है कि यह युद्ध विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर हम अपने मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि अगर यह युद्ध आगे बढ़ा तो इसका साइड इफेक्ट दुनिया पर क्या होगा। हम समझेंगे कि क्या यह युद्ध अब और आगे खींचेगा, क्योंकि घातक हथियार यूक्रेन के पास होंगे तो तस्वीर आगे क्या होगी, यह सबसे बड़ा सवाल आप सबके मन में है। इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन जंग की जो बड़ी और ताजा खबरें हैं वो टॉप 10 वीडियोस के जरिए आप देखिए। रूसी सेना नवीनतम जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बार्ट सागर में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल को फ्रिगेट एडमिरल गार्शकोव से व्हाइट सी में लॉन्च किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। सिवियरोडोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों द्वारा कब्जा करने के बाद रूसी सैनिकों पर एक बार फिर जमकर हमले किए गए। यहाँ खास बात ये देखने को मिली कि यहाँ तबाह हो चुकी इमारतों पर जमकर गोले बरसाए गए। शहर पर हमले के ताजा वीडियो सामने आए हैं। यूक्रेन के सिवियरोडोनेट्स्क में रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि जहां रूसी सेना ने एक होटल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद में आजाद उसे करा दिया गया। हालांकि इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच जमकर फायरिंग भी हुई। यूक्रेन में लुहांस्क के सिवियरोडोनेट्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी सैनिकों पर बमबारी। वीडियो में देख रहा है जब यूक्रेनी ड्रोन से रूसी सैनिकों पर बम गिरता है तो रूसी सैनिक बचने के लिए भागने लगते हैं। इस हमले का भी वीडियो सामने आया है। रूसी सेना ने लाइमन्स शहर के दक्षिण में डोनेट्स्क नदी के पास यूक्रेनी सेना पर जमकर बमबारी की। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि ये हमला तब किया गया जब उसके सैनिक लौट रहे थे। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को डराने के लिए रात में आकाश में रॉकेटों की झड़ी लगा दी। ये हमला 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड के सदस्यों पर किया गया। इसका नाम यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेस के नाम पर रखा गया। यूक्रेन के जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सेना पर जमकर हमले किए गए। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। यूक्रेन की 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी टैंकों पर जमकर गोले बरसाए। रूस ने हमले का वीडियो जारी कर बताया है कि रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के जंगल में गुरिल्ला तरीके से रूस पर हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें छिपकर रूसी सेना पर हमले किए गए, जिससे भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने हुलियापोल में रूसी ठिकानों पर जमकर हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले में रूस को नुकसान पहुंचा है। आपने इन 10 तस्वीरों में यह देखा कि वो बड़ी तस्वीरें जंग की क्या हैं जो लगातार सामने आ रही हैं और बड़ी खबरें क्या है, लेकिन इसी पीछे एक और बड़ी खबर क्या है। सीधे बॉल पर हम देखते हैं युद्ध के बीच में पुतिन का एक बड़ा फैसला सामने आया है। फैसला यह है कि सेना में शामिल होने की जो उम्र सीमा है वो बढ़ा दी गई है। दरअसल सेना में पहले 40 साल तक के लोग रहते थे, लेकिन अब उम्र बढ़ाकर 40 से 50 साल कर दी है। पुतिन ने यह फैसला लिया, राष्ट्रपति पुतिन रशिया की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब 50 साल तक सेना में रहा जा सकता है। दरअसल लगातार रूस को सेना के स्तर पर अगर देखें एक बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन दावा करता है कि 25 से 30 हजार सैनिक उसने मारे हैं रशिया के, और अब और ज्यादा फोर्स की जरूरत है। तो फोर्स जुटाने का जो एक तरीका है दरअसल राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले में नजर आता है। उन्होंने कहा कि अब 40 नहीं बल्कि 50 की उम्र तक सेना में शामिल हुआ जा सकता है। एक बड़ा फैसला यहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने लिया। नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, नया कानून बनाया गया है। रूस के अंदर उस नए कानून में यह कहा गया
कि अब रूस में 18 से 40 नहीं बल्कि 18 से 50 की उम्र तक सेना में रहा जा सकता है। पहले रिटायरमेंट की जो एज थी सेना में वो 40 की थी, लेकिन अब रूस ने एक नया कानून बनाते हुए 50 की उम्र कर दी है, 10 साल और बढ़ा दी है। इससे क्या होगा कि जो 40 साल की उम्र पर रिटायर हो रहे थे वो नहीं होंगे, उन्हें 10 साल और सेवा देनी होगी। ऐसे में सेना का जो संख्या है, जो बल है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने इस नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि रूस अब ये समझ रहा है कि उसे ताकत ज्यादा जुटाने की जरूरत होगी, सेना और चाहिए होगी। जिस तरीके की नीति पे वो चल रहा है, यूक्रेन के साथ उसकी जंग चल रही है, स्वीडन, फिनलैंड, इनको लगातार वो घुर्रा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या रूस अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सेना हाथ में लेकर चली जाए, कैसे सेना का बल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक बड़ी खबर जरूर है अगर इस पूरे जंग को देखकर समझा जाए, लेकिन यूक्रेन को और ज्यादा हथियार मिलेंगे, ये भी एक बड़ी खबर है। रशिया अगर एक तरफ अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उधर यूक्रेन को लगातार समर्थन मिल रहा है अमेरिका का। अमेरिका नए हथियार देगा, लंबी दूरी वाले हथियार मिलेंगे। नए हथियार देने पर मंथन अमेरिका कर रहा है। ये हथियार बहुत खास होंगे, $20 अरब के हथियार ये हैं, और इसके साथ ही साथ सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी नए हथियार देगा। अमेरिका लंबी दूरी तक मार कर देने वाले हथियार दे रहा है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन अपने यहां से ही रूस के अंदर मार कर सकता है। हालांकि रूस का जो डिफेंस सिस्टम होगा वो उसको जरूर रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन यह बड़ी खबर होगी कि अमेरिका लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार यूक्रेन को देगा। अमेरिका रेड लाइन क्रॉस ना करे, यूक्रेन को नए हथियार ना दे, यह रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से चेतावनी देखने को मिली। अमेरिका को रूस ने चेतावनी दी और कहा कि लंबी दूरी के रॉकेट और तोप नहीं दिए जाएं, अगर दिया तो परिणाम गंभीर होगा। राष्ट्रपति पुतिन और उधर जो बाइडेन दोनों आमने सामने हैं। अमेरिका यह फैसला कर रहा है कि वो यूक्रेन को और घातक हथियार देगा, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन को नए हथियार, लंबी दूरी के हथियार, तोप दी गई तो फिर परिणाम गंभीर होगा। यानी कि वो उल्टा अमेरिका को घुर्राता हुआ नजर आ रहा है। दो महाशक्तियों के बीच में इस वक्त यूक्रेन फंसा हुआ है। तो ये तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है। 93 दिन हो चुके हैं, 94 दिन हो चुके हैं, आज 95वां दिन है, और 95 दिन की स्थिति क्या आई हम आपको बता रहे थे। कुछ बड़े फैसले जो लिए गए वो हम आपको बता रहे थे। इन सारे फैसलों को समझने के लिए एक पैनल हमारे साथ है जो बेहतर तरीके से आपको समझाएगा कि डिफेंस की स्ट्रेटेजी आखिर क्या होती है, कैसे युद्ध के दौरान तमाम फैसले लिए जाते हैं। विदेश मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव पैनल का हिस्सा होंगे। सर आपका स्वागत। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ हैं, सर आपका स्वागत। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं देवनाथ जी आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं, आप सबके स्वागत के साथ। अगर राष्ट्रपति पुतिन अपने देश में यह कानून लेकर आते हैं नया कि अब 18 से 40 नहीं 18 से 50 तक के लोग देश के अंदर सेना में रह सकते हैं, इस फैसले को उस वक्त पर किस तरह से देखना चाहिए जब एक देश के साथ आपका युद्ध चल रहा हो? जी हाँ, आपने सही फरमाया। क्या हुआ है कि पिछले कुछ दशकों में रूस ने लगातार अपनी फौजों में कटौती की है। रूस की फौज जो कि कुछ दशक पहले तक 20 लाख स्ट्रॉन्ग थी, वो कम होते होते आज की तारीख में तकरीबन 10 लाख ही बची है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि रूस में अब जो यंग पीपल हैं वो फौज ज्वाइन नहीं कर रहे, और रूस की सरकार जो है वो चाहती है कि अब यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर वो अपनी फौज को 10 लाख से बढ़ाकर थोड़ा और मजबूत करें। इसीलिए उन्होंने अपने फौज के जवान हैं जिनको अब तक वो 40 साल की उम्र में रिटायर कर देते थे, अब 50 साल की उम्र तक उनको सेवा करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं खुद फौज में था। जो यंग पीपल होते हैं वो जिस शिद्दत से लड़ाई कर सकते हैं, यानी जब तक उनकी उम्र 35, 36, 40 है, वैसा युद्ध करने का जो एक शिद्दत होती है, शारीरिक और मानसिक ताकत होती है, वो 40 साल के बाद होती नहीं है। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति पुतिन का जो ये डिसीजन है, ये दिखाता है कि रिसोर्सेज जो हैं, खासतौर से ह्यूमन रिसोर्सेज, अब रशिया में कम होते जा रहे हैं, और उन्हें मजबूरी में ओल्डर पीपल को, माफ कीजिए, मतलब 40 के बाद के लोगों को भी अपनी फौज में रखना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारी फौज में भी हम आमतौर पे एक जवान को 15 साल के लिए फौज में लेते हैं। जी।
और जब उसकी नौकरी 15 साल की करीबन हो जाती है, यानी उसकी उम्र तब होती है 35, 38, 36, हम उसको आस्ते आस्ते रिलीज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर किसी फौज को रियली इफेक्टिव रहना है युद्ध क्षेत्र में, तो फौज का जो एज प्रोफाइल है वो बहुत कम होना चाहिए। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हमारे साथ हैं। बख्शी साहब, अमेरिका और घातक हथियार देने की तैयारी कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हम लंबी दूरी के घातक हथियार यूक्रेन को देंगे। ये तो ठीक है, लेकिन पुतिन कह रहे हैं अगर ऐसा किया तो फिर गंभीर परिणाम भुगतोगे। क्या ये लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन के पास आ जाएंगे तो गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, लंबी दूरी के हथियार ये तो सिर्फ एक डिस्टेंस ऑन स्केल है। कितनी लंबी दूरी के हथियार चाहिए? क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल चाहिए जो 2500-3000 किलोमीटर की है, या लंबी दूरी की आर्टिलरी चाहिए? वो तो अलग अलग मायने रखती है। क्या टैक्टिकल वेपन देगा, क्या स्ट्रेटेजिक वेपन देगा? पहली बात तो ये है। और लंबी दूरी के हथियार अगर मिलते हैं, वो बेचना चाहते हैं। वो यूनाइटेड किंगडम और यूएसए दोनों मिलके ये प्रस्ताव पेश किया है, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। चाहे यूक्रेन के लोग मरे या ना मरे, वो उनसे कोई ज्यादा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इसीलिए वो हथियार देंगे, और जितना हथियार देंगे लड़ाई जारी रहेगी। जितनी लड़ाई जारी रहेगी हथियार और बिकते रहेंगे। ये सारा का सारा गेम चलता ही रहेगा। हम आंकड़े देते हैं, आज ये सिटी गिर गई, ये गिर गया, वो उतने मर गए, ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट ये हो रहा है, यूक्रेन के लोग तबाह हो रहे हैं, यूक्रेन की जमीन धीरे धीरे जा रही है। आपने इतने सिटीज गिना दिए जो कि स्वेडोन्स्क 2/3 गिर चुका है, लेमन गिर चुका है, स्लोवान्स्क पूरा गिर रहा है, एडवांस हो रहा है, डॉनबास में एडवांस हो रहा है। यानी कि रियल एस्टेट इसकी जा रही है। रशिया अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। माना रशिया के लोग मर रहे हैं, पर रशिया लड़ाई कर रहा है तो मरेंगे लोग उसके। तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ज्यादा उम्र के लोग आने लग गए, आएंगे क्योंकि यंग आदमी नहीं जा रहे। तो रशिया को भी प्रॉब्लम आ रही है। पर ये जो वेपन सिस्टम की आप बात कर रहे हो, रशिया उसका तोड़ जानता है और रशिया और घातक इस्तेमाल करेगा। अभी एयर फ्यूल बॉम्ब उसने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एयर फ्यूल बॉम्ब का मतलब ये है, एरोसॉल बॉम्ब जब एक बार गिरता है तो कम से कम 4 या 5 किलोमीटर के सर्कल के अंदर सारे के सारे लोगों के फेफड़े बाहर आ जाते हैं। तो ये इसका असर होता है। इट इज नेक्स्ट टू योर न्यूक्लियर वेपन। ऐसी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि सिटी में लड़ाई हो रही है। सिटी में लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि डिफेंसिव सिटी में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अगर डिफेंसिव सिटी में नहीं होंगे तो सिविलियन नहीं मरेंगे। हमें यह पता होना चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि कीव क्यों नहीं गिरा? क्यों इसलिए नहीं गिरा क्योंकि अगर रशिया कीव में फोर्सेस भेजेगा तो 3 दुगना फोर्सेस लगती हैं एक सिटी को ऑक्यूपाई करने में। क्यों वेस्ट करे अपनी? उसको मिलिट्री टारगेट उधर है ईस्ट में, वो ईस्ट में जमीन घेर रहा है, वेस्ट देख रहा है, किसी को परवाह नहीं है। नेटो में उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, नेटो में वो आ नहीं पा रहा। बात वही की वही है। सर, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुझे उसमें एक एंगल ये भी लगता है कि रूस ये चाहता है कि हमें तुम्हें जीतना नहीं, हम तुम्हें एक ऐसी कंडीशन में लाकर खड़ा कर देंगे जहां खुद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आओगे। मारियुपोल सबसे बड़ी बात है वहां पर। मारियुपोल पर कब्जा मतलब है अर्थव्यवस्था पर कब्जा। और ऐसे में ये आने वाले टाइम में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी अगर यूक्रेन के लिए इस स्ट्रेटेजी पर अगर रूस चला। मैं आऊंगा सर और डिटेल में आपसे समझूंगा। संजीव जी भी हमारे साथ हैं। सर, तमाम देश क्योंकि ये 2 देशों के बीच का युद्ध भले ही हो, लेकिन तमाम देश भी हम पर होते हैं। चाहे वो फ्यूल एनर्जी सेक्टर के अंदर देख लें, गेहूं के एक बहुत बड़े उत्पादक के तौर पर यूक्रेन को माना जाता है, वहां उस सेक्टर पर देख लें, तमाम देशों पर इसका असर पड़ रहा है। अगर ये युद्ध और लंबा खिंचा, जो कि खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर आगे क्या होगा दूसरे देशों के साथ? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये जो यूक्रेन का जो युद्ध है, ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है। ये परोक्ष रूप से ये अमेरिका और स्वीडन, ये दोनों वो देश हैं जो लगातार नेटो में जाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। और वहां से अगर बैरेंट्स सी को हम देखें, बेहद करीब पड़ता है, जहां पर आज ये टेस्ट किया गया। क्या रशिया जिस तरह से यूक्रेन को पहले चेता रहा था, फिर धमका रहा था और उसके बाद हमला किया, क्या आगे ये फिनलैंड और स्वीडन में भी हम देखेंगे? देखिए, अगर रशिया ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको थ्रेट आ रही है फिनलैंड और स्वीडन से, तो रशिया अपना अटैक जरूर करेगा। आप ये मत सोचिए कि रशिया रुक जाएगा। रशिया रुकेगा नहीं, क्योंकि रशिया ने अब एक बार ओखली में सिर दे दिया है, वो मूसल से नहीं डरेगा। वो इस बार भी, हाँ, पर वो वे करेगा।
कि सिर्फ कहना कि हम स्वीडन में हम नेटो में ज्वाइन कर गए हैं या फिर वो नेटो के फोर्सेस को अंदर लाने लगेंगे, ये चीज रशिया जरूर वे करेगा कि कितना थ्रेट पड़ रहा है। क्या मेरे को बिल्कुल थ्रेट पड़ रहा है, पर अगर रशिया और डिसाइड करता है, इस समय रशियन गवर्नमेंट के ऊपर और पुतिन के ऊपर बड़ा प्रेशर भी पड़ेगा, क्योंकि उसको इंटरनल प्रेशर भी बहुत है अपनी लोगों से, और इसीलिए इस चीज को वो सोच विचारेगा। पर रशिया के प्लान्स इसके लिए टोटली रेडी हैं। आपने मिसाइल ट्रायल देखे, मिसाइल ट्रायल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो ट्रायल कर रहे हैं, वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, वो जरूर करेंगे। ये जो ज़ेवरिन मिसाइल जो लगाई है इन्होंने अपने शिप से लॉन्च करी है, ये बिल्कुल ठीक है, पर क्वेश्चन ये है, फिनलैंड रशिया का एक मार्क्ड एनिमी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी बिटवीन फिनलैंड फोर्सेस एंड रशिया, 37 रशियन डिवीजन लगी थी वहां पर। तो इस समय रशिया फिर अपनी स्ट्रैटेजी को तगड़ा करने के लिए फिनलैंड और स्वीडन पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है संजीव सर, आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, देखिए कि वो थ्रेट वहां पे आ रही है। ठीक है संजीव सर, विदेश मामले पर आप लगातार नजर बनाकर रखते हैं, मुझे एक बार समझाइए कि फिनलैंड स्वीडन रशिया के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन के बारे में कहा जाता था कि ये अगर नेटो के साथ गया तो रूस को सबसे बड़ा खतरा यूरोपियन देशों से होगा। क्या फिनलैंड और स्वीडन उतनी ही अहमियत रखते हैं? जी, देखिए, फिनलैंड और रशिया के बीच में 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि जाहिर है कि एक बेहद बड़ी टेरिटरी है, जिसको कि ये दोनों देश जो है बॉर्डर को साझा करते हैं। स्वीडन के साथ भी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं रशिया की, और जाहिर है कि ये जो अगर दोनों राष्ट्र नेटो में शामिल होते हैं, तो जैसा कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते रहे हैं कि नेटो का जो एक्सपेंशन है वो रशिया के लिए एक खतरा है। और लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये जो चाहे यूक्रेन का संकट हो, चाहे वो आने वाले समय में स्वीडन और फिनलैंड का जो संकट हो, उसको वो नेटो के एक्सपेंशन से सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वो पूरे यूरोपियन थिएटर में अपनी हेजिमोनी को, अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहते हैं। पूरे यूरोपियन थिएटर में रशिया अपने प्रभाव को गहरा करने के लिए उसने यूक्रेन को, फिनलैंड और स्वीडन जैसे आपने रशिया के प्रभाव का जिक्र किया। मैं देवनाथ जी के पास जाता हूं इसी सवाल के साथ। देवनाथ जी, क्या ये सब जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, वॉर रूस और यूक्रेन के बीच में, क्या ये सारी जंग इसलिए है क्योंकि रशिया ये बताना चाहता है कि यूएसएसआर इज स्टिल अलाइव, अभी भी है, अभी भी उसमें दम है, और वो अभी भी यूरोपियन देशों को बताना चाहता है कि भूलो मत। राष्ट्रपति पुतिन उस रशिया को देख चुके हैं जब रशिया पूरे विश्व में शायद नंबर 1 पोजीशन पे था। वो केजीबी में थे और केजीबी में उन्होंने पूरे दुनिया में अपना दबदबा बजा के रखा था। अब राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि फिर से रूस एक बार फिर से विश्व की महानतम शक्तियों में एक हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने फौजों को बहुत ही दमदार बनाने की कोशिश जारी रखी है। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही रोड़ा आ रहा है, वो है यह है कि नेटो के जो देश हैं वो अमेरिका की मदद से अब एक ईस्टवर्ड यानी पूरब की तरफ बढ़ने लगे हैं। रूस की सीमा से जितने देश लगे हुए हैं वो 1991-92 के पहले वो रूस के ही हिस्सा थे, यूएसएसआर। और ये सब छोटे छोटे देश जो हैं ये सब यूएसएसआर से जब अलग हुए तो पश्चिमी देशों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये सब छोटे छोटे देश जो रूस को छोड़ के अलग हो रहे हैं वहां नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके बदले में नेटो ने भी शायद अनरिटन अंडरस्टैंडिंग दी थी कि हम भी इन छोटे छोटे देशों को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से इन रूल्स की अनदेखी हो रही है और ये छोटे छोटे जो देश हैं जो कि पहले रूस के ही हिस्से थे अब वो नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो रूस जो है इस चीज को होने देने और रशिया के बीच की लड़ाई है। अमेरिका और नाटो एक तरफ है और रशिया एक तरफ है। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। यूक्रेन के लोगों की जो भारी और तबाही और बर्बादी हो रही है, और जैसा कि बख्शी साहब ने बिल्कुल सटीक कहा कि ये जो आर्म्स बनाने वाली जो कंपनी है, ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको इसका सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के आम लोगों को हो रहा है। और वर्तमान समय में रशिया ने अपना जो फोकस है वो डॉनबास रीजन में कर रखा है,
क्योंकि उसे कीव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, अन्य जो खार्किव में भी उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वहां से उसे पीछे हटना पड़ा और वो अब अपनी रणनीति को बदल करके वो डॉनबास रीजन पे अपने फोकस को कर रहा है। और ऐसी जैसी की रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि डॉनबास रीजन में रशिया की फोर्सेस एडवांस कर रही हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है कि यूक्रेन की जो सेनाएं हैं वो अपना फियर्स रेसिस्टेंस जारी रखेंगी और अमेरिका और नेटो के द्वारा उन्हें जो हथियारों की सप्लाई दी जा रही है, जो लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है, उससे यूक्रेन की जो फोर्सेस का जो मनोबल है वो बना हुआ है। और ये जो हथियारों की सप्लाई अमेरिका और नेटो कर रहे हैं वो और अधिक बड़ी कैपेबिलिटी वाले जो हथियार हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो लॉन्ग रेंज की जो ऐसी हाईली कैपेबल मिसाइल्स हैं वो भी यूक्रेन की फोर्सेस के पास पहुंचेंगी। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो फिनिक्स ड्रोन्स हैं जो कि एक सुसाइड ड्रोन के तौर पे काम करते हैं वो भी यूक्रेन की फोर्सेस को मिलने वाले हैं। और अन्य जो एडवांस वेपनरी है वो अमेरिका और नेटो के द्वारा यूक्रेन को प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन का जो संकट है वो अमेरिका और नेटो के लिए उनकी अपनी हेजिमोनी के लिए भी उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी प्रश्न बन गया है। रशिया ने पूरे यूक्रेन के संकट को नेटो के एक्सपेंशन से चूंकि जोड़ दिया था, इस वजह से ये अमेरिका मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर क्या हम सीधे देख लेते हैं। साइरन की आवाज यानी कि बड़ी खबर, रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को चेताया। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नाटो में शामिल होने की योजना पर रूस की धमकी दिखाई दी है। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन टेस्ट किया है। बेरेंट्स समुद्र के अंदर मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल जिरकॉन सफेद सागर तक हमला कर सकती है और सबसे बड़ी बात ये बेरेंट्स समुद्र और सफेद सागर, इन दोनों को अगर हम देखें ये फिनलैंड और स्वीडन के बेहद करीब पड़ते हैं। ऐसे में क्या फिनलैंड और स्वीडन की जो तैयारी है बहुत तेजी के साथ वो नाटो में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये स्वीडन और फिनलैंड के लिए एक चेतावनी के तौर पर है? बड़ी खबर इस बात को लेकर जरूर है कि नाटो में शामिल होने की, क्योंकि हमें यह समझना होगा यूक्रेन के ऊपर हमला रूस ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो रूस ये कह रहा था कि तुम नाटो में नहीं जाओगे। यूक्रेन से बार बार उसने कहा कि नाटो में नहीं जाओगे और नाटो में शामिल होने को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था। रूसी सेना ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि रूसी सेना ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वर्ष सागर के अंदर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल को फ्रिगेट एडमिरल गोरशकोप से व्हाइट सी में लॉन्च किया गया, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी खबर से जुड़ी हुई तस्वीर है। उसी मिसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस मिसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद घातक का मिसाइल है और ये जहां टेस्ट की जा रही है, समझिए लोकेशन समझिए, ये जहां पर टेस्ट की गई है जिस एरिया में, यहां से फिनलैंड और स्वीडन करीब पड़ते हैं। फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों वो देश हैं जो नाटो में शामिल होने के लिए लगातार प्लान पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब यूक्रेन ने इस पर काम करना शुरू किया था, उसी वक्त रूस ने यूक्रेन को पहले समझाया, फिर चेताया, फिर धमकी दी और फिर उस पर हमला किया। तो क्या फिनलैंड और स्वीडन को उसी स्ट्रेटेजी के आधार पर डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है? जंग के मोर्चे पर रूस से लड़ रहे एक यूक्रेनी सिपाही ने अपनी बेटी की चिट्ठी के जवाब में एक इमोशनल कविता लिखी है। सैनिक ने यह कविता अपनी बेटी को भेजी थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भी इसे अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। बाप बेटी के इस प्यार भरे संदेश को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हमने इस अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट की गई कविता, क्योंकि ये जो कविता थी वो मूल रूप से यूक्रेनी भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसे यूक्रेन के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। हम हिंदी में आपको बता दें कि इसमें क्या लिखा गया है। इस युद्ध के बारे में मुझसे मत पूछो, पूछना ही है तो इस पर बात करो कि मेरे नजदीक एक गार्डन है और उस पर कुछ जीवों की आवाजें मुझे सुकून दे रही हैं। मुझसे इस युद्ध के बारे में मत पूछो, पूछना ही है तो इस पर बात करो कि हमारी जिंदगी एक बार फिर बहाल होगी, हम फिर मिल सकेंगे। ये दरअसल जो लाइनें मैंने आपको पढ़कर अभी सुनाई हैं, ये उस कविता की तस्वीर का लाइन्स हैं जो एक सैनिक की तरफ से लिखी गई, अपनी बेटी के लिए ये कविता लिखी गई। मैं वापस से गेस्ट की तरफ रुख करता हूं, मैं बातचीत फिर से एक बार वहीं पर लेकर आता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं बख्शी सर। फिनलैंड नहीं चाहता, इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन जो है वो 2014 में जब क्रीमिया में रूस घुस गई थी, तब से वो नेटो का मेंबर होने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में तो यूक्रेन ने अपने संविधान में एक परिवर्तन लिया है, जिसमें कि उनके पूरे संविधान में एक आर्टिकल लिखा गया कि अब से
यूक्रेन जो है वो नेटो का एक मेंबर होगा, लेकिन इसके बावजूद, और आप देखिए अब युद्ध करीबन 3 महीने से ज्यादा चल पड़ा है, आज तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं कर पाए। मैं सर आपको रोकूंगा। सायरन की आवाज मतलब एक बड़ी खबर क्या है देख लेते हैं सीधे इस वक्त लुहांस्क से। बड़ी खबर, लुहांस्क के डोनेत्स्क में रूस का हमला, 49 जगहों पर रूस ने हमला किया है। एक साथ 49 जगहों पर हमला हुआ। हमले में 4 नागरिकों की मौत की खबर, 5 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने नुकसान का ब्यौरा दिया, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। यूक्रेन से खबर आ रही है लुहांस्क का डोनेत्स्क इलाका जहां पर यह हमला हुआ, कुल 49 जगहों पर एक साथ हमला किया है। रूस ने मिसाइल से अटैक किया, एयर अटैक यहां पर हुआ है। 5 लोगों की मौत की खबर शुरुआत में आ रही है। ये मौतों का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। रूस की तरफ से जानकारी दी गई है, बड़ा हमला यहां पर हुआ। ये लुहांस्क का डोनेत्स्क इलाका है और ये यहां पर 49 जगहों पर एक साथ हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से आ रही है, कुछ जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। इसी के साथ ही साथ हम आपको बता दें, सिविरो एरो डोनेत्स्क के अंदर यूक्रेनी सैनिकों द्वारा कब्जा करने के बाद रूसी सैनिकों ने एक बार फिर से जमकर हमले किए हैं। यह खास बात यह है, यह देखने को मिली कि यहां तबाह हो चुके इमारतों पर जमकर गोले बरसाए जा रहे हैं। शहर पर हमले के ताजा वीडियो भी सामने आए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो खंडर हो चुकी है इमारतें, लगातार उन पर भी अटैक किया जा रहा है। बत्ती साहब, मैं आप ही के पास वापस आ रहा हूं। मुझे ये भी बताइए, ये भी समझाइए कि क्या रूस बार बार जो खंडर हो चुकी जमीन इमारतों पर बार बार हमले कर रहा है, क्या वो ये बिल्कुल मटियामेट कर देना चाहता है यूक्रेन को? देखिए, ऐसा है, कोई अपना एम्यूनिशन और एफर्ट और पैसा बर्बाद नहीं करता मट्टी और पत्थरों के ऊपर अटैक करके। उसको सब पता है कि जब सिटी में लड़ाई हो रही है तो डिफेंसेस सिटी में है और सिटीज में उन्होंने अब उनके डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर वो ब्रोकन बिल्डिंग के पीछे डिफेंस है तो ब्रोकन बिल्डिंग को अटैक करता रहेगा। वैसे क्यों अटैक करेगा? ये कोई कमांडर नहीं करता। ये सारा का सारा राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये एक यूनाइटेड जिनेवा कन्वेंशन का हनन है कि ना अटैकर को सिटी पे अटैक करना चाहिए और ना डिफेंडर को सिटी में रहना चाहिए। ये जिनेवा कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट है। जब अगर सिटी में आपने डिफेंसेस लगाए हैं तो आपको अटैक स्वीकार करना पड़ेगा और कोलैटरल डैमेज स्वीकार करना पड़ेगा। ये उसकी ये नतीजा है। अभी आपने कहा 49 प्लेसेस पे अटैक हुआ है, इसका मतलब बड़ा सिवियर अटैक हो रहा है। बड़े लार्ज फ्रंट पे एयर अटैक चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है, रशिया अब और सीरियस होता जा रहा है। और अभी आप पूछ रहे थे स्वीडन और फिनलैंड का। स्वीडन सबसे बड़ा आर्म्स प्रोड्यूसर है उस एरिया का। तो स्वीडन की जो आर्म्स है इंडिया को भी सप्लाई करने के लिए स्वीडन क्या कह रहा है, तो स्वीडिश आर्म्स, स्वीडिश फाइटर एयरक्राफ्ट, स्वीडिश इक्विपमेंट, और जब अब नेटो को फ्रीली मिलने लग जाएगा, रशिया ये लाइक नहीं कर रहा, ये एक और प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो रशिया सीरियस हो गया है इस बात पे। और जैसे कि आप कह रहे हैं अटैक चल रहे हैं, अटैक जारी रहेंगे, पर रशिया अपना ट्रूप्स और फोर्सेस वेस्ट नहीं करेगा किसी सिटी को ऑक्यूपाई करने की। एक बार उसको बाईपास करके वो आगे निकल जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज करेगा और आगे निकल जाएगा। जैसे कि हमने ढाका में को अटैक करने के टाइम किया था, एग्जैक्टली वही वो अपना पॉलिसी लगाएगा, फ्लोइंग वाटर पॉलिसी, और एग्जैक्टली वही कर रहा है रशिया। देवनाथ जी, अटैकिंग पोजीशन तो बहुत अच्छी है रूस की, लेकिन यूक्रेन जो लगातार डिफेंस कर रहा है, या फिर डिफेंस करने के साथ ही साथ अब तो वो क्योंकि तमाम शहर थे जहां पर हमने देखा कि पहले रूस ने कब्जा किया, बाद से यूक्रेन ने उसका कब्जा वापस ले लिया। क्या आप ये मानते हैं कि तमाम हथियार मिल जाने के बाद इस पूरे युद्ध के दौरान, क्योंकि शुरुआत में आप और हम सब ये मानते थे कि ये चंद दिनों का युद्ध होगा, लेकिन ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया क्योंकि यूक्रेन को हथियार मिल गए, क्या इन सारी चीजों में आप ये मानते हैं कि यूक्रेन ने युद्ध लड़ा अभी तक बहुत सही कंडीशन में? जी हाँ तुषार, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर यूक्रेन को इतने सारे हथियार पश्चिमी देशों से नहीं मिल रहे होते और लगातार नहीं मिल रहे होते तो यूक्रेन काफी दिन पहले ही युद्ध में हार गया होता। हाँ, मैं यूक्रेन के बहादुर फौज और उनकी जो बहादुर सिविलियन सिटीजन है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि इतने एडवर्स कंडीशन में भी उन्होंने हथियार मिलने के बाद बहुत भयंकर युद्ध किया रूस की फौजों के साथ। आज की खबरों में भी ऐसा है कि अमेरिका उनको यूक्रेन को हार्पून एंटी शिप मिसाइल दे रहा है, जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है। इसके साथ ही अब यूक्रेन जो है इन हार्पून मिसाइल्स को जब वो अपने कोस्टल एरिया में लगा देगा तो 300 किलोमीटर दूर तक रूस की जो शिप हैं या नेवी है उनको
ब्लैक सी में अटैक कर पाएगा। अमेरिका अब सुना है कि 155 मिलीमीटर M109 हॉवित्जर भी दे रहा है। ये एक बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाला हॉवित्जर है। इसकी मदद से सुपरचार्जर लगाने के बाद 38 से 40 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को निशाना मार के नष्ट किया जा सकता है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक चीज तो पक्की है, सारे दुनिया के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इसमें यकीन करते हैं कि अगर यूक्रेन को स्टिंजर और जेवलिन जैसे मिसाइल्स नहीं मिले होते तो युद्ध शायद पहले ही हफ्ते में समाप्त हो गया होता। यूक्रेन की जो बहादुर फौजें हैं उन्होंने स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से रूस के काफी सारे हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूक्रेन की जो जवान हैं उन्होंने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की मदद से रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह कर दिया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उन यूक्रेन की फौजों को अमेरिका और नेटो पावर्स ने जेवलिन और स्टिंजर जैसे मिसाइल मुहैया कराए। आज की तारीख में तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की आर्टिलरी जिस रेट ऑफ फायर से रशियन फौजों पर गोले बरसा रही है, इसकी कैलकुलेशन दिखाती है कि करीबन 250 टन गोला बारूद यूक्रेन की फौजें हर रोज रूस की फौजों पर गिरा रही हैं। तो 250 टन गोला बारूद हर रोज यूक्रेन की फौज के पास कहां से आ रहे हैं? बिल्कुल जाहिर है कि नेटो रेट देश जो हैं वो हर रोज 250 टन रिप्लेनिशमेंट रेट को मेंटेन कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूअसली वो मिल रहा है। जी हाँ, अगर आप सोचें कि एक बड़ी गाड़ी में 5 टन गोला बारूद नेटो कंट्री से या पोलैंड से यूक्रेन में एंटर कर रहे हैं तो 250 टन का मतलब है कि हर रोज कम से कम 50 बड़ी गाड़ियों में गोला बारूद नेटो कंट्रीज से पोलैंड से यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। बल्कि सर उनके कई करीबी देश, तो मैं आज ही इस बात को पढ़ रहा था, उनके कई करीबी देश जैसे लिथुआनिया, वो तो फंड रेज कर रहा है, फंड रेज करके वो हथियार खरीद रहा है और यूक्रेन को दे रहा है। जी हाँ, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज बहुत क्लियर हैं कि वो यूक्रेन को मदद करती रहेंगी क्योंकि जैसे मेरे अभी को पैनलिस्ट ने बताया कि इससे उनकी आर्म्स इंडस्ट्री को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। सारे वेस्टर्न कंट्रीज उनके जो आर्म्स इंडस्ट्री हैं वो अपने पॉलिटिकल सेटअप के साथ बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर बोला। मैं इसी पॉइंट को लेकर संजीव सर के पास जा रहा हूँ। सर, क्या ये जो अमेरिका मदद कर रहा है, नेटो देश मदद कर रहे हैं, यूरोप मदद कर रहा है यूक्रेन के, ठीक है आज तो मदद हो रही है, लेकिन ये आने वाले समय के लिए क्या एक एहसान, बोझ, कर्ज ये बन जाएगा? देखिए, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ट्रेंड जो है बेहद डेंजरस दिखाई दे रहे हैं और अभी तक तो इस पूरे युद्ध में अमेरिका और नेटो ने कोई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया है, लेकिन यदि रशिया के द्वारा कोई स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई की गई तो ये जो सब्र की सीमा है वो टूट सकती है। जैसा कि अभी हाल के समय में आपने देखा कि क्वाड की जो इन पर्सन लीडर समिट दूसरी हुई थी उसमें उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चाइना जैसे राष्ट्र को एक सीधी चेतावनी दे दी कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई हमला किया तो अमेरिका डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा। इसके लिए अमेरिका कमिटेड है। उसी तरीके का कमिटमेंट अमेरिका और नेटो के द्वारा स्वीडन और फिनलैंड की तरफ भी दिखाया जा सकता है और ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो पूरा महाशक्तियों के बीच का जो परोक्ष युद्ध है वो प्रत्यक्ष युद्ध में भी बदल सकता है। कोई तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ता जा रहा है। ये जो ट्रेंड्स हैं बेहद डेंजरस ट्रेंड्स हैं। महाशक्तियों को अपने ऊपर संयम रखना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया के लिए सर्वनाशी साबित होगा। मैं ये बात यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता था। लेकिन आपने महाशक्तियों का जिक्र किया, आपने महाशक्तियों का जिक्र किया, मुझे ये समझाइए कि क्या ये अघोषित विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुका है? मुझे लगता है मैं सर इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही, रूसी सेना के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। खेरसोन के चोरनोवाइका का
के अंदर रूसी हमला हुआ है और ये खेरसोन का इलाका पड़ता है जहां पर भी हमला हुआ है। इसके अलावा रूसी हमले में एक शख्स की मौत की भी खबर है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस लगातार हमले कर रहा है, हर रोज हमले कर रहा है। पिछले 95 दिन, आज 95वां दिन है और 95 दिन से लगातार हमले चल रहे हैं। रूस की सेना लगातार हमले कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। यूक्रेन की धरती अगर आप देखेंगे, तमाम जगहों के एरियल शॉट्स आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ बंजर जमीन नजर आएगी। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए एरियल शॉट ही हम आपको दिखा रहे हैं। इस शॉट में आप देखिए जगह जगह से धुआं उठता नजर आएगा, जगह जगह पर आग लगती नजर आएगी, खंडर नजर आएंगे। ये तमाम घर देखिए कभी गुलजार हुआ करते थे, आज सिर्फ खंडर में बदल चुके हैं। यह तस्वीर है यूक्रेन के सिवरियो डोनेत्स्क के अंदर रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही है और यूक्रेन ने आरोप यह लगाया है कि यहां रूसी सेना ने एक होटल पर कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में आजाद भी करा लिया गया। हालांकि इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच में जमकर फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर। और उसी जगह से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक होटल की तस्वीर बताई जा रही है। ठीक है, मैं वापस से गेस्ट के पास चलता हूं। संजीव सर, अपना जवाब पूरा करिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो महाशक्तियों के बीच में जो परोक्ष रूप से जो ये युद्ध चल रहा है, अगर इसी तरीके के ट्रेंड्स जारी रहे तो ये जो परोक्ष स्वरूप है ये प्रत्यक्ष में भी बदल सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और जो कि एक न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाने वाला युद्ध होगा, जिसका कि कुछ भी असर हो सकता है और जाहिर है कि ये सर्वविनाशी हो सकता है। और इस तरीके के जो ट्रेंड्स हैं तो बेहद खतरनाक ट्रेंड्स हैं। महाशक्तियों को अपने ऊपर संयम बरतना होगा, जिसकी की बात भारत लगातार कह रहा है कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। जो भी सिक्योरिटी डिलेमास हैं उनका जो समाधान है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। रशिया के द्वारा ये जो मैं इसी सवाल को लेकर बख्शी सर के पास जाता हूं। मैं इसी सवाल को लेकर बख्शी सर के पास जा रहा हूं। सर, एक तरफ नाटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम यूरोपियन देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ रूस लड़ रहा है लगातार महाशक्ति के तौर पर और चीन अभी मौन तरीके से लेकिन रूस के साथ खड़ा है। मुझे ये बताइए कि क्या ये दो महाशक्तियों का गुट एक तरीके से तैयार है, बस वर्ल्ड वॉर में तब्दील होना बाकी रह गया है? देखिए, ऐसा है, अगर आप आंकड़े देखें तो इराक की लड़ाई में 37 कंट्रीज इन्वॉल्व थे जी। वो वर्ल्ड वॉर नहीं थी। कभी भी दोनों मेजर कंट्रीज एक दूसरे से कन्फ्रंट करेंगे नहीं करेंगे ये मैं अभी नहीं कह सकता। जब संजीव साहब कह रहे हैं कि अमेरिका कमिटेड है, पर अमेरिका को ताइवान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पहले। वो उसकी करने की प्रोबेबली पॉलिसी नहीं बन रही, हिम्मत नहीं बन रही, जो मर्जी है। क्वेश्चन ये है कि हाउ सीरियस आर दे, इसका मेरे को शक हो रहा है। और इस बात की आप और दूसरी बात याद रखें, चाइना, रशिया, ये इक्वेशन बनी हुई है इनकी। ये चाइना वेट कर रहा है कि रशिया की पोजीशन क्या होगी। चाइना वांट्स टू, अभी तक साइड गेम खेल रहा था रशिया से। स्लोली चाइना इज बिकमिंग अ मेजर पावर। इस समय वो देख रहा है कि जिस तरीके से रशिया की हालत है, चाइना इज इमर्जिंग अ मेजर पावर एंड रशिया इज गोइंग टू डिपेंड ऑन इट। बट दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे नंबर 1 चाइना हो या नंबर 1 रशिया हो। इसीलिए जो साउथ चाइना सी में एक्टिविटी बात हो रही थी, जो भी अभी हम बात कर रहे थे, उस समय रशिया टोटल सपोर्ट देगा चाइना को, और चाइना इस समय रशिया को सपोर्ट दे रहा है, पॉलिटिकल टोटल सपोर्ट दे रहा है। रशिया को और कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस समय चाइना और रशिया इकट्ठे खड़े हैं, ये एक पोल बन रहा है, बाकी कंट्रीज एक पोल बन रही है। बात आ रही है भारत की, क्या भारत का क्या गेम होगा इसके अंदर, क्योंकि हम साउथ चाइना सी में भी हो रहे हैं। चाइना हमारा कॉमन एनिमी है वहां पे, और लद्दाख में भी है। सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे पे पड़ रहा है इस पूरी इक्वेशन पे। हमको अपना भी सोचना होगा, हमारा क्या पॉलिसी रहेगी। क्या हम उस समय रशिया जो है, अगर हम चाइना को कन्फ्रंट करते हैं तो रशिया का हमसे रिलेशन क्या होगा। बिल्कुल, हमको ये प्रॉब्लम अभी देखना शुरू कर दिया है। इस समय रशिया हमारे साथ में रहेगा, इसलिए चाइना, हमने रशिया का साथ दिया है, और चाइना और इंडिया की जो टेंशन होगी उसमें रशिया साथ देने की कोशिश करेगा, एज अ, जिसको कहते हैं कि डिप्रेसेंट करेगा, एज अ नेगोशिएटर काम करेगा। ये हमको चाहिए।
क्योंकि इस समय हमारी भी स्थिति हमको देखनी है, बिल्कुल। क्योंकि साउथ चाइना सी में मामला बढ़ रहा है। ह्यूमैनिटेरियन बहुत वैलिड पॉइंट है आपका कि अगर चीन रूस के साथ खड़ा है तो जब चीन और भारत की बात होगी तो रूस कहां खड़ा होगा? क्या रूस वहां पर नेगोशिएटर के तौर पर सामने आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहे और आपने हर पहलू को बहुत डिटेल में समझाया। सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 95वां दिन आज है और 95वें दिन की स्थिति यह है कि लगातार रूस एग्रेसिव तरीके से लगातार हमले कर रहा है और यूक्रेन भी लगातार डिफेंसिव स्टाइल में लगातार हमले कर रहा है और वापस से काउंटर अटैक कर रहा है रूस के ऊपर। तमाम जगहों पर हमले हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।